हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और मैंने आप लोग को सिलेबस का डिस्कशन पहले करा दिया था, जिसके अनुसार हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को सिलेबस में मैंने बताया था कि यूनिट 1 जो है हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित है, यानी मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है और दोनों का आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में। देखिए, जैसे सबसे पहले यूनिट 1 में देखिए आपका दिया हुआ है मनोविज्ञान का अर्थ, यानी मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को यही जानना है। तो देखिए, जैसे विभिन्न प्रकार के विज्ञान होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं जिसके अंतर्गत हम कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का अध्ययन का विषय है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के सोचने के, समझने के, कार्य करने की क्षमताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा देखिए, कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसकी मनोदशा कैसी है, वह कार्य करने में रुचि ले रहा है कि नहीं, वह कार्य उसको रुचिकर लग रहा है कि नहीं, ये सारी बातें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो एक तरह से देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपके शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसका योगदान अपने शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, ये मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी यह विज्ञान की या अध्ययन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार का, उनके मानसिक क्षमता, योग्यता और शारीरिक योग्यता या शारीरिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। इसमें देखिए, जो मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, मनन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां सम्मिलित रहती हैं। यानी प्रक्रियाएं होती हैं, दैहिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें देखिए चिंतन होता है, मनन होता है, भाव होता है, संवेग होता है और इनके द्वारा ही मनुष्य की विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं संचालित होती हैं। मनोविज्ञान के अर्थ प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ एवं मनोविज्ञान की परिभाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना बेहतर होगा। यानी मनोविज्ञान का अर्थ अगर अच्छी तरीके से समझना है तो उसके किस प्रकार का विकास क्रम रहा है उसको जानना पड़ेगा और विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमको उचित तरीके से मनोविज्ञान का अर्थ पता चलेगा। देखिए, जैसा कि देखिए, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, यानी इसका जो एक सिंपल सा अर्थ होता है शाब्दिक रूप में होता है मन का विज्ञान। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थ की दृष्टि से मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। यानी ये ऐसी शाखा है, ये ऐसा अध्ययन का विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्यों के मन के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, अंग्रेजी में इसको देखिए साइकोलॉजी कहा जाता है और यह जो साइकोलॉजी शब्द है यह साइकी तथा लोगस नामक यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी यह एक तरह से दो शब्दों का सम्मिलन है और जिसके माध्यम से इसका अर्थ निकलता है। देखिए, साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, जबकि लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। यानी इसके अंग्रेजी नाम से इसका अर्थ निकल के आ रहा है आत्मा का अध्ययन और हिंदी नाम से अर्थ निकल के आ रहा है मन का विज्ञान। लेकिन इसका जो क्षेत्र है इन दोनों ही शाब्दिक अर्थों से बहुत विस्तृत है और बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग एक एक करके अभी आगे देखेंगे। देखिए, अंग्रेजी शब्द जो है वो कह रहा है साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ
आत्मा का अध्ययन होता है, जबकि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए हुई थी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से संबंध रखता था। यानी इसका जो अर्थ है वो इससे कुछ अलग था। इसका अर्थ यह था कि किस प्रकार से आत्मा या मनुष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके बारे में यह बताता है। वर्तमान समय में देखिए मनोविज्ञान व साइकोलॉजी शब्दों के इन दोनों ही शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता। अभी देखिए मैंने बताया ना कि इसका अर्थ इससे कुछ और भी विस्तृत है, बेहतर है। ये जो संकुचित अर्थ है इसको वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि यह विषय जो है पहले स्वतंत्र रूप में नहीं था, बल्कि यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शुरू किया गया था और उस समय वह इसकी शाखा के रूप में ही था, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए और वर्तमान में यह स्वतंत्र विषय के रूप में मौजूद है और इसका स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन भी किया जाता है। देखिए इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ तथा विषय वस्तु में अनेक बार परिवर्तन हुए। जब यह दर्शन शास्त्र के साथ सम्मिलित था तो इसके अर्थ संकुचित थे, इसमें मामूली परिवर्तन हुए थे, लेकिन जैसे ही वह उससे अलग हुआ इसके अर्थ में बेहतर परिवर्तन हुआ और कई बार यह अलग प्रारूपों में देखा गया। देखिए मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए मनोविज्ञान की परिभाषाओं के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना आवश्यक होगा। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसको संक्षेप में निम्न ढंग से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इसको संक्षेप में देखकर पता चलेगा कि ये कैसे जो है वर्तमान में बहुत ही बृहद और विस्तृत हुआ और इसका शिक्षा शास्त्र से संबंध किस प्रकार से है या दर्शन शास्त्र से किस प्रकार से अलग हुआ। तो सबसे पहले इसको देखिए आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। यानी शुरू में इसको कहा जाता था कि यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आत्मा का अध्ययन किया जाता है। देखिए मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। यह विचार देखिए प्लेटो ने साइंस ऑफ सोल के रूप में स्वीकार किया था। यानी शुरू में प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि यह विषय जो है आत्मा का अध्ययन करने का विषय है और यह दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिससे आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की देखिए ये जो परिभाषा थी यह लगभग 16वीं शताब्दी तक इसी प्रकार से प्रचलित रही, लेकिन बाद में देखिए आत्मा की प्रकृति तथा अस्तित्व के संबंध में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। देखिए बाद में लोगों ने कहा कि आत्मा किस प्रकार से होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका किस प्रकार का अस्तित्व है। ये सब बातें जब की जाने लगी तो लोगों को इस पर शंका होने लगी कि ऐसे कैसे हम जानेंगे। तो इसके तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक जो है आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके रंग रूप, आकार, उसकी स्थिति तथा उसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए। देखिए बाद में लोगों ने कहा कि इसको कैसे पढ़ेंगे, आत्मा का कोई रूप है, कोई आकार है, वो कैसा है, तो कैसे हम इसका महत्व समझेंगे, कैसे इसके बारे में हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो जिसकी वजह से यह जो है इसकी परिभाषा जो है असफल सिद्ध हो गई और परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में विद्वानों के द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया और इसको फिर दूसरे रूप में वर्णित किया जाने लगा। इसके बाद देखिए इन्होंने इसको मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में जब इसको अस्वीकृत कर दिया गया तब फिर इसको दार्शनिकों ने मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और इसको इन्होंने कैसे कहा, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को अध्ययन किया वह क्षेत्र स्वीकार किया गया जिसके अंतर्गत मस्तिष्क या मन का अध्ययन
किया जाता है। अब इन्होंने कहा कि यह आत्मा का अध्ययन नहीं है बल्कि मस्तिष्क या मन का अध्ययन है। इसके बारे में भी फिर देखिए विवाद हुए कि लोगों ने कहा कि मन का अर्थ, मन की प्रकृति, मन का मापन कैसे संभव है, इसको कैसे किया जा सकता है, जिसके वजह से देखिए फिर इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई और ये आत्मा के विषय के रूप में जिस प्रकार से जटिल था उस प्रकार से मन के विषय में भी इसमें जटिलता पाई गई। देखिए विद्वानों ने कहा कि मन की प्रकृति तथा स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसीलिए मध्ययुगीन मनोवैज्ञानिक भी इसमें पूरी तरह से असफल रहे। देखिए जिस प्रकार से आत्मा के विज्ञान के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया था, तो उसी प्रकार से मन के विज्ञान के रूप में भी जो इन्होंने परिभाषित किया वो भी पूरी तरह से गलत हुआ। उन्होंने कहा कि मन का न कोई स्वरूप है, न कोई आकार है, न कोई स्पष्ट परिभाषा है, तो कैसे इसको मन का विज्ञान माना जा सकता है। देखिए परिणामतः मन की प्रकृति के संबंध में संतोषप्रद उत्तर उपलब्ध न होने के कारण मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी शीघ्र ही अमान्य हो गई। देखिए जब मन के बारे में सही तरीके से लोगों को नहीं पता है तो फिर इस विषय का मन के विषय के रूप में कैसे अध्ययन किया जा सकता था, उन्होंने इसको भी अस्वीकार कर दिया। फिर बाद में देखिए इन्होंने इसको चेतना के विज्ञान के रूप में माना, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया। इसके देखिए जो समर्थक थे वो वाइब थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुंड थे, जेम्स सली थे। इसके अलावा और विद्वानों ने भी इसको चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन लोगों ने कहा कि यह चेतना का विज्ञान है और मनुष्य की चेतना के बारे में अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। फिर बाद में देखिए मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ, स्वरूप व अध्ययन विधि के संबंध में एकमत नहीं हो सके। फिर बाद में देखिए इसमें भी समस्या आई और उसी प्रकार की समस्या जैसे पहले आई थी आत्मा के संबंध में, मन के संबंध में, उसी प्रकार से चेतना के संबंध में भी आई और मनोवैज्ञानिकों का एक मत इसके प्रति नहीं था, जिसके वजह से देखिए इसमें भी समस्या आने लगी। लोगों ने कहा कि चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन व अचेतन क्रियाओं का प्रभाव होने के स्पष्ट प्रमाणों के कारण भी मनोविज्ञान की इस परिभाषा पर भी मनोवैज्ञानिकों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए तथा इसे मनोविज्ञान की एक अपूर्ण परिभाषा माना जाने लगा। इन्होंने कहा कि चेतना दो प्रकार की होती है, अब कौन से चेतना का अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा, ये भी सवाल था। तो इस अर्धचेतन, अचेतन, किस प्रकार की चेतना, ये लोगों ने सवाल उठाया और जिसकी वजह से फिर इसकी परिभाषा जटिल हो गई और इसको कहा जाने लगा कि ये पूरी तरह से संपूर्ण परिभाषा नहीं है, यह अपूर्ण है। देखिए परिणामतः सीमित अर्थ तथा अस्पष्टता होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का यह प्रयास भी अंततः असफल हो गया और धीरे धीरे यह परिभाषा जो थी वो भी सही नहीं मानी गई और यह असफल हो गई। इसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जो यह परिभाषा बताई गई देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बताई गई और मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इसको देखिए व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, उसमें देखिए वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक शामिल थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। देखिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया जाता। देखिए तो इसकी जो वर्तमान परिभाषा यह दी गई कि यह व्यवहार का विज्ञान है, यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन इसी के द्वारा किया जाता है और यही जो परिभाषा है सबसे सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार की गई और इसी को वर्तमान में भी स्वीकार किया जाता है।
तो कैसे आप लोगों ने देखा कि इसकी जो प्रारंभिक परिभाषा थी, इसका जो प्रारंभिक विकास क्रम था, वो धीरे धीरे चलते चलते कहां पर पहुंच गया? व्यवहार के सबसे पहले यह शुरू हुआ आत्मा के विज्ञान के रूप में, फिर मन के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में, और वर्तमान में आकर कहां पर रुका? मनुष्य के व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो वर्तमान में इसे मानव व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ तथा विषय क्षेत्र में अनेक बार परिवर्तन आए। देखिए, उपरोक्त विवेचनों से हम लोग देख लिया कि कैसे कैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो जिसके आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा में भी बदलाव हुए और उसको नए तरीके से देखा जाने लगा। अब देखिए, मनोविज्ञान की इस यात्रा को देखिए, मनोविज्ञान की इस विकास क्रम की जो यात्रा थी उसको वुडवर्थ ने निम्नांकित शब्दों में अभिव्यक्त किया। देखिए, ये जो इसका विकास क्रम था, इसको वुडवर्थ ने संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में कैसे व्याख्या किया। देखिए, इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता। देखिए, उन्होंने इसको एकदम सिंपल रूप में कर दिया कि सबसे पहले इसने अपने आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को, फिर चेतना को, और वर्तमान में यह व्यवहार को स्वीकार करता है। देखिए, मनोविज्ञान के अर्थ को देखिए भली भांति समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न परिभाषाओं का अवलोकन तथा विश्लेषण करके ही इसको उचित तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं निम्न रूपों में वर्णित की गई। देखिए, सबसे पहले वारेन नामक विद्वान ने इसकी परिभाषा क्या बताई? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा विषय है जो जीवधारी तथा वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसमें किस प्रकार का संबंध होता है, उसी का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। उसके बाद देखिए, मोर्गन नामक विद्वान ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानवों और पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला एक विषय है। उसके बाद देखिए, जिम्बार्डो नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने थोड़ा सा उसमें सुधार किया। इन्होंने कहा यह मानव और जीव जंतुओं के व्यवहार का केवल अध्ययन नहीं है बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके द्वारा उन्होंने इसमें थोड़ा सा विस्तार किया। अब देखिए, उसके बाद हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन के अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, इनका कहना है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके साथ साथ मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। फिर देखिए, वाटसन के अनुसार फिर एक बार इनकी परिभाषा कही गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का पॉजिटिव धनात्मक विज्ञान है। यानी व्यवहार में जो पॉजिटिव वृद्धि होती है, सकारात्मक धनात्मक वृद्धि होती है, बदलाव होता है, उसी प्रकार का यह अध्ययन करने का विषय है। उसके बाद देखिए, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। उन्होंने वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण से जब व्यक्ति जुड़ता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है तो उसी के व्यवहार को अध्ययन करने का यह एक विषय है। फिर देखिए, मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी उन्होंने कहा कि मनुष्य किस प्रकार का आचरण करता है और वह किस प्रकार का व्यवहार है, और व्यवहार कैसा होता है जब वह सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, और उसी का अध्ययन किया जाए तो वह अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए, इस प्रकार से जो उपरोक्त परिभाषाएं थी उनसे स्पष्ट हो जाता है
कि मनोविज्ञान एक ऐसा निश्चयात्मक विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों के व्यवहार का अध्ययन करना। देखिए, ये विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई हैं उनसे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसके बाद देखिए, मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करके मानव अथवा पशु स्वभाव से भली भांति परिचित होना, यानी यह दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करता है और फिर उसमें अंतर बताता है कि किस प्रकार का व्यवहार मानव व्यवहार है और किस प्रकार का व्यवहार पशुवत व्यवहार है। यह बताया तभी जा सकता है जब इनको बेहतर रूप से अध्ययन किया जाए। देखिए, कहा गया कि प्राणी का बाह्य व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है तथा यह बाह्य व्यवहार वास्तव में उसके अंतर मन की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए मनोविज्ञान प्राणी के अंतर मन का भी प्रकारांतर से अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि मानव के बाहरी व्यवहारों को इसके द्वारा समझा जाता है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंतर मन में किस प्रकार का व्यवहार झलक रहा है, यह भी इसके द्वारा देखा जाता है। देखिए, मनोविज्ञान के अर्थ तथा स्वरूप के संबंध में पृष्ठे प्रस्तुत विवेचन के आधार पर लेखक के मतानुसार मनोविज्ञान की परिभाषा निम्न रूप से दी जा सकती है। देखिए, विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं और वर्णनों के आधार पर जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो देखिए निम्न रूप में दी जा सकती है। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यानी व्यवहार किस कारण से हो रहा है और व्यवहार की प्रक्रिया किस प्रकार से है, इसको समझने के लिए जब किसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और वह अध्ययन जब वैज्ञानिक रूप में होता है तो उसी को मनोविज्ञान इन्होंने कहा। देखिए, अब स्पष्ट है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन समाहित रहता है। तो इसको सूत्र रूप में शॉर्ट फॉर्म में देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी इसको सूक्ष्म रूप में यदि परिभाषित किया जाए तो कहा जाएगा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए, शिक्षा का परिभाषा जो है मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में ही बता दिया था, समझा दिया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के या मनुष्य के व्यवहार में मॉडिफिकेशन किया जाता है और शिक्षा की परिभाषा मैंने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई परिभाषा, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई परिभाषा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई परिभाषा, ज्योतिबा फूले के द्वारा दी गई परिभाषा, तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के माध्यम से मैंने आप लोगों को उसमें स्पष्ट किया था। देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने देखिए क्या कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये मैंने आप लोग को बता ही दिया था। यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक रूप से क्षमता, योग्यता है, यदि वो उसको व्यक्त कर ले रहा है तो वही सही मायने में शिक्षा है। उसी प्रकार से देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास का जो सर्वांगीण विकास होता है वही शिक्षा कही जाती है। देखिए, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का देखिए शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का जब सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास हो तो वही क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए, जो प्रसिद्ध दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक सुकरात थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा ऐसी सार्वभौमिक सत्ता है जिसके द्वारा विचारों को विकसित करना और प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में वो विचार छुपा हुआ। यानी यदि शिक्षा किसी व्यक्ति को दी जा रही है तो उसके अंतर्निहित
जो विचार हैं उसको विकसित करना चाहिए और वह विचार उसके मस्तिष्क में छुपे हुए होते हैं। उसके बाद देखिए अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क है और स्वच्छ मस्तिष्क में उसका जो शरीर है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ है। देखिए उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यानी किसी व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका जो है स्वस्थ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और उसका शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये सब भी क्या है? शिक्षा है। उसके बाद देखिए हार्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा के द्वारा देखिए मनुष्य के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में तालमेल बैठाने को वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा, यानी किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसके आधार पर ये अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले रहा है तो वही उसके लिए शिक्षा है। उसी प्रकार से देखिए जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाते। देखिए जॉन डीवी ने इसको थोड़ा सा और विस्तार का कहा कि किसी व्यक्ति के अंतर्निहित जो क्षमता है, जो योग्यता है, यदि उसके आधार पर वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले रहा है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य अपने आप को बना ले रहा है तो वह क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने कहा था कि जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास, यानी कि उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की, किसी बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं वो उसका स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। उसी के बाद देखिए पेस्टोलॉजी के शिष्य थे फ्रोबेल, उन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति के रूप में बदलता है। उसी प्रकार से देखिए मैकेंजी नामक विद्वान ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से आगे बढ़ती है। इन्होंने कहा शिक्षा एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और वह जीवन के प्रत्येक अनुभव से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से देखिए ड्रेवर नामक विद्वान ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए टी रेमंड ने कहा शिक्षा का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है और उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से अनुकूलन करता है। उन्होंने कहा कि यह जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है और वह अपने विभिन्न प्रकार के वातावरण के साथ अनुकूलन इसी के माध्यम से करता है। तो देखिए इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा शब्द की दी गई उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा जो है एक ऐसी सौदेश्यपूर्ण, सतत, गतिशील तथा सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अधिक अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में सक्षम होता है। शिक्षा शब्द को देखिए व्यापक अर्थ में निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलने वाली वह स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करके उसके व्यवहार का अधिकतम संभव परिमार्जन किया जाता है।
जिससे व्यक्ति अपना जीवन आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत करने में समर्थ हो सके तथा समाज का एक सुयोग्य, उपयोगी तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके। यानी देखिए, इसको बहुत बेहतर रूप में बता दिया गया और जीवन के हर पहलू से इसको जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, योग्यता का विकास होता है और जिसके द्वारा वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उसके बाद वह अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, सफलता प्राप्त करता है और उसके बाद वह अपने आप को अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए उपयोगी सिद्ध करता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत आती है। देखिए, उसी के बाद देखिए, शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह भी माना गया। और शॉर्ट रूप में, एकदम संक्षिप्त रूप में देखिए, शिक्षा की जो परिभाषा है वो क्या है कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है। देखिए, इसको सूक्ष्म रूप में ऐसे बताया जा सकता है कि शिक्षा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या है, मानव के व्यवहार का परिमार्जन है। यानी चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं बल्कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के रूप में इसे जाना जा सकता है। देखिए, यहाँ यह इंगित करना उचित होगा कि परिमार्जन जो शब्द मॉडिफिकेशन है वह सदैव ही सकारात्मक अथवा वांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त होने का संकेत करता है। देखिए, जो मॉडिफिकेशन वर्ड है वो हमेशा सकारात्मक रूप में लिया जाता है, जबकि जो चेंज शब्द होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। तो इसीलिए शिक्षा को हमेशा मॉडिफिकेशन यानी परिमार्जन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या क्या है। हम लोगों ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और मनोविज्ञान के बाद हम लोग शिक्षा का अध्ययन। अब हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। जब इसको हम लोग देख लेंगे तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से कैसे संबंधित है। देखिए, मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वह उसकी प्रकृति के आधार पर डिसाइड होता है और विभिन्न घटकों के प्रति प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है और वो विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार के आधार पर इसके बारे में हमें जानने में सहायता मिलती है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार के वर्णन, पूर्व कथन व नियंत्रण करने से संबंधित अध्ययन का कार्य संपादित किया जाता है। प्राणी तथा वातावरण के विभिन्न प्रकारों के आधारों पर मनोविज्ञान को अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। देखिए, जो मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हों इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, सामान्य मनोविज्ञान यानी जनरल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए, प्राणियों के सामान्य व्यवहार का वर्णन, कारण, पूर्व कथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखिए, सामान्य मनोविज्ञान है जिसका अध्ययन सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, असामान्य मनोविज्ञान यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए, प्राणियों के असामान्य व्यवहार का वर्णन, कारण, पूर्व कथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए, मनुष्य किस प्रकार से असामान्य व्यवहार करता है यानी सामान्य पुरुषों से अलग व्यवहार करता है और उसी व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए, मानव मनोविज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, मनुष्य के व्यवहार का वर्णन, कारण, पूर्व कथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद देखिए, पशु मनोविज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, पशु पक्षियों के व्यवहार का वर्णन, कारण, पूर्व कथन और नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए, बाल मनोविज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, बालक बालिकाओं के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन, कारण व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए, किशोर मनोविज्ञान एडोलेसेंट साइकोलॉजी में, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के किशोर किशोरियों के व्यवहार का वर्णन, कारण, पूर्व कथन और नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए, प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत इसमें देखिए प्रौढ़ों के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन और नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए, औद्योगिक मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के औद्योग धंधों में, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके व्यवहारों के अध्ययन
के रूप में इसे जाना जाता है। वो लोग कहाँ पर कैसे व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से देखिए समाज मनोविज्ञान के रूप में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज में विभिन्न परिस्थितियों में लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं तथा आपस में किस प्रकार की अंतर क्रिया करते हैं, इसके द्वारा इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए इसको नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में भी यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं और फिर उनका उपचार का तरीका बताते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मनोरोगी होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यह जो है जैविक विधि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद देखिए यह परामर्श मनोविज्ञान के रूप में किया जाता है उपयोग इसके, यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसके द्वारा देखिए व्यक्ति की योग्यताओं, गुणों, सीमाओं तथा कमजोरियों को ज्ञात करके उसे परामर्श दिया जाता है। यानी व्यक्ति के साथ बैठकर बातचीत किया जाता है, उसके सारी स्थितियों को जाना जाता है, समझा जाता है, फिर उसी के आधार पर उसको परामर्श दिया जाता है। यह देखिए नैदानिक मनोविज्ञान से मिलता जुलता है, परंतु इसमें समस्याओं के उपचार पर जोर न देकर भावी तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने पर अधिक बल। देखिए इसमें नैदानिक में उसका उपचार बताया जाता था, यहाँ पर केवल सोच समझकर उसको परामर्श दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए इसको दैहिक मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए प्राणियों के व्यवहार के दैहिक निर्धारकों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसका जीव विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंध होने के कारण इसे मनोजीव विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसके बाद देखिए इसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन, अधिगम आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए इसको व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, यानी पर्सनालिटी साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं तथा समानताओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तित्व के शील गुणों, विशेषकों तथा मांगों के मापन से संबंधित होता है। उसी प्रकार देखिए इसको सैन्य मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सैन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी सैनिक क्षेत्र में, आर्मी में, सेना में कार्य करने वाले लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार से सोचते समझते हैं, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। देखिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार से बालक बालिकाओं का विकास होता है, वो वहां पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसी के बाद देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। इसके अंतर्गत देखिए प्रयोगों के आधार पर पशु पक्षियों मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी उनके साथ विभिन्न प्रकार का प्रयोग करके देखा जाता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में आप लोग आगे देखेंगे कि किसी पशु पक्षी या व्यक्ति पर जब कोई प्रयोग किया गया तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। उसके बाद देखिए इसे व्यक्तिगत मनोविज्ञान यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए व्यक्तियों के व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उस व्यवहार का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए मनोमितिक मनोविज्ञान के रूप में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए मनोवैज्ञानिक चरों के मापन से संबंधित अध्ययन किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए मापन उपकरण कैसे उपलब्ध होते हैं। और उसके बाद अतीन्द्रिय मनोविज्ञान यानी पैरासाइकोलॉजी के रूप में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए पुनर्जन्म, टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए जो इसका मनोविज्ञान का स्कोप है, क्षेत्र है, बहुत ही विस्तृत और बहुत व्यापक है। अब हम लोग देखिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच में जो संबंध है उसको देख लेते हैं, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से कैसे संबंधित है। देखिए हम लोगों ने ऊपर बहुत सारी परिभाषाओं को देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए इसके आधार पर हमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। देखिए इन परिभाषाओं के आधार पर हम लोग
ये बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि जब किसी के व्यवहार का परिमार्जन करना हो तो सबसे पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो वही है, मनोविज्ञान किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है और फिर शिक्षा उस व्यवहार में परिमार्जन कर रही है। देखिए, मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। जब देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। देखिए, कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है एवं यह संबंध शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म देता है। देखिए, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। एक व्यवहार का अध्ययन कर रहा है और वह अध्ययन करने के बाद उसके व्यवहार में परिमार्जन कर दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जब जुड़े हैं तब उनमें बेहतर संबंध स्थापित हो रहा है और जिससे एक नया विषय बनकर तैयार हो रहा है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब देखिए, जब ये शिक्षा मनोविज्ञान बन गया तब यह शैक्षणिक परिस्थितियों में यानी एजुकेशनल कंडीशन में किसी भी छात्र छात्रा या शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, किस प्रकार से उसको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए, इसके आधार पर जब कोई कार्य किया जाता है तो वो सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और वह शिक्षा मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है। देखिए, आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान। देखिए, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा प्रदान करना, प्राप्त करना बहुत ही बेहतर माना जाता है और यह बहुत ही दीर्घ समय तक चलता है। अब देखिए, जो शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है उसको देखिए इस प्रकार से देखा जा सकता है और ये बहुत ही देखिए समझने का आसान तरीका है। इसमें देखिए शिक्षा जो है और मनोविज्ञान, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो देखिए क्या होते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहार का परिमार्जन करना है तो व्यवहार का अध्ययन करना होगा और व्यवहार का अध्ययन करने के बाद जब व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है तो वही क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अथवा देखिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और देखिए इससे निकल के आ रहा है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, यानी दोनों जब मिल रहे हैं तो वो हो जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकल कर आया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संयोग से बना है। निसंदेह देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। उसके बाद देखिए शिक्षा हम लोगों देखा कि मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखिए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित होती है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संप्रत्ययों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में देखिए विद्वानों के द्वारा व्यक्त की गई कुछ परिभाषाएं भी निम्नलिखित हैं, जिसमें देखिए कॉलसनिक के अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने कहा कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो यही शिक्षा मनोविज्ञान है।
उसके बाद देखिए क्रो एवं क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विषय है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रियाओं का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित हो। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। उसी प्रकार देखिए ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल कंडीशन में किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना है। उसी के बाद देखिए स्टीफन के अनुसार कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान है किसी भी व्यक्ति के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। देखिए तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसको उन्नत बनाता है। दूसरे शब्दों में देखिए कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक संप्रत्ययों, सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन व अनुप्रयोग करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की देखिए उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं से शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं। वो विशेषताएं देखिए क्या क्या हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन मनन व चिंतन का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो गई कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार में सुधार या परिमार्जन लाना है। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथी विशेषता देखिए क्या हो गई कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। पांचवी देखिए क्या हो गई शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत संप्रत्ययों, सिद्धांतों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। और छठी विशेषता क्या हो गई कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात यह शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता भी हमको देखने को मिल गई। देखिए तो मनोविज्ञान, शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ प्रकृति के संबंध में उपरोक्त वर्णित अलग अलग विवेचन के विश्लेषण से लेखकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को सरल रूप में निम्न द्वारा परिभाषित किया जाए। यदि इतने सारी बातों को देखने के बाद, समझने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान को देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान। देखिए इन्होंने कहा, इसकी एक स्पष्ट परिभाषा निकली कि शैक्षिक परिस्थितियों में किसी भी शिक्षक या बालक बालिका के व्यवहार का अध्ययन करके उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जब बेहतर बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है, प्रभावी बनाया जाता है, तो यही क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। इसको देखिए सूत्र रूप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखिए पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। लेकिन आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और देखा होगा। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आप लोगों को बाद में पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।